हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल છે તમારો? कसा है तुम्ही? के हालचाल के मौज छो कैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन ऑन द नेम ऑफ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड फिनिश कर दिया। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड ये है प्लांट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाले। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड ये हैं प्लांट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाले इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में भी ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर। इंट्रा सेलुलर फैक्टर में जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द प्लांट आते हैं। दीज आर हार्मोन्स। एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर जो डिफरेंट पार्ट में सिंथेसाइज होंगे एंड अपने टारगेट एरिया पर अपना फंक्शन, अपना इफेक्ट डालेंगे। इंटरनल फैक्टर में एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर के नाम पर प्लांट हार्मोन कैसे प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन को सपोर्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। फिनिश हुआ। आते हैं कुछ बातें होंगी अब आगे इस चैप्टर में, जहां पर हम एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, एक्सटर्नल फैक्टर रेगुलेटिंग, एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोलिंग ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट के बारे में बात करेंगे। और एक्सटर्नल फैक्टर रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट में हम केवल लाइट के बारे में बात करेंगे। दो हेडिंग आएगा। लाइट फ्लावरिंग को कैसे अफेक्ट करता है, लाइट फ्लावरिंग को कैसे अफेक्ट करता है। फिर आएगा एक हेडिंग, लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर फ्लावरिंग को कैसे रेगुलेट करेगा। लाइट का रोल इन रेगुलेटिंग द फ्लावरिंग इन द प्लांट को हम फोटोपीरियोडिज्म के नाम पर समझेंगे। और लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट फॉर द फ्लावरिंग को हम वर्नलाइजेशन के नाम पर समझेंगे। इसके पहले आज के वीडियो लेक्चर में हम हेडिंग लेंगे, खूबसूरत सा हेडिंग रहेगा, सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन। सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करूं उसके पहले लाइट का रोल इन डिफरेंट, बेटर टू से रोल ऑफ लाइट इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द प्लांट। सुनिएगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, आपको जानना जरूरी है, ज्यादा हेडेक नहीं लेने का इस हेडिंग के बारे में। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एक्सेट्रा, ठीक है। तो डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन में लाइट का क्या रोल है, यहां पर हेडिंग छोटा सा लेके जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। रेड लाइट और ब्लू लाइट की बातें होंगी, थोड़ा सुनिएगा। हमने यहां पर हेडिंग लिया फोटो मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस सिंपल मीनिंग मॉर्फोलॉजी, सिंपल मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट पार्ट। सो उसका जो है लाइट का क्या रोल है मॉर्फोलॉजी में, तो थोड़ा सुनिएगा। सिंपल एक नॉर्मल डिफिनेशन ले ले तो मॉर्फोलॉजी या जो है डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स in the influence of light. Role of light in the morphology. Role of light
in the formation of different organ. Role of light in the development of plant में हम यहाँ पर पहला ले रहे हैं रोल ऑफ ब्लू लाइट. समझिएगा प्लीज. रोल ऑफ ब्लू लाइट. ब्लू लाइट बेसिकली तीन चीजें कंट्रोल करेगा. फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी दोनों कंसीडर कर रहा हूं. पहला हमने लिया यहां पर जो है स्टोमाटा ओपनिंग. दूसरा हमने लिया फोटोट्रोपिज्म. और तीसरा हम लेंगे अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट या मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. सो मॉर्फोलॉजी या डिफरेंशिएशन या डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट. फिजियोलॉजी भी कंसीडर कर सकते हैं. स्टोमाटा के ओपन होने में ब्लू लाइट का रोल है. फोटोट्रोपिज्म स्टेम का ग्रोथ हो गया, या बेटर टू से लाइट डिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट. लाइट डिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट फोटोट्रोपिज्म. और अरेंजमेंट या मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन सेल. मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में थोड़ा सा सुना था, याद है कि नहीं. एपिस्ट्रोफी, देन जो है पैरास्ट्रोफी और एस्ट्रोफी करके तीन मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट लाइट के डिफरेंट इंटेंसिटी में हमने बातें की थी. यहां पर तो देखिएगा पिगमेंट दैट रिसीव या पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब blue light and help in above response. that pigment का नाम है फोटोट्रोपिन. बात समझिएगा. फोटोट्रोपिन एक पिगमेंट है, प्लांट पार्ट में प्रेजेंट है, जो ब्लू लाइट को रिसीव करेगा. और ब्लू लाइट स्टोमाटा के ओपनिंग या फोटोट्रोपिक कैरेक्टर या अरेंजमेंट या मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द ग्रीन सेल को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा. बस इतना ही सिंपल सा. ब्लू लाइट में ये तीन चीजें जो है अफेक्ट होती हैं, रेगुलेट होती हैं. सिंपल सी बात है. इरेज करते हैं इसको. फोटोमॉर्फोजेनेसिस में नेक्स्ट ले लेते हैं रोल ऑफ रेड लाइट. रोल ऑफ रेड लाइट थोड़ा देखिएगा. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रेड लाइट सीड जर्मिनेशन इन्फ्लुएंस करता है. रेड लाइट पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन को इन्फ्लुएंस करेगा. रेड लाइट फ्लावरिंग को इन्फ्लुएंस करेगा प्लांट में. रेड लाइट जो है सिंथेसिस ऑफ एक पर्पल पिगमेंट है, सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन को जो है इन्फ्लुएंस करेगा. ठीक है. एक और मेंशन करना चाहें तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्टोमाटल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ स्टोमाटा. ठीक है. स्टोमाटा के फॉर्मेशन में लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ के अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस मॉडिफाई होते हैं, या किडनी शेप का जो गार्ड सेल बनता है, तो वहां पर स्टोमाटा बनने के समय रेड लाइट का रोल होता है. और एक ले ले यहां पर क्लिस्टोगैमी एक टर्म है उन फ्लावर के लिए. क्लिस्टोगैमी एक टर्म है उन फ्लावर के लिए जो फ्लावर कभी ओपन नहीं होंगे, ब्लॉसम नहीं होंगे. सो क्लिस्टोगैमी का मतलब क्लोज्ड फ्लावर. दे नेवर ओपन, दे नेवर ब्लॉसम. ठीक है. और यहां पर
तो सुनिएगा, रेड लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट called phytochrome, ठीक है। सो फाइटोक्रोम पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है रेड लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट ये सारे फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है करेक्टर होंगे इन द प्लांट में। तो लाइट के प्रेजेंस में प्लांट का ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट कंट्रोल हो रहा है। दो डिफरेंट टाइप का लाइट, ब्लू लाइट क्या क्या जो है मॉर्फोजेनेसिस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, रेड लाइट क्या क्या मॉर्फोजेनेसिस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, हमने आपको जो है यहां पर मेंशन करके बताया। इतना ही जानना है, बट जानना जरूरी है, ठीक है। इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग इस चैप्टर से रिलेटेड समझिएगा प्लीज। लिया मैंने सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी ये टर्म आपने जो है जिब्रेलिन से रिलेटेड और एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड सुना ही। जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और एब्सिसिक एसिड सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, सीड डॉर्मेंसी लाता है। सीड डॉर्मेंसी खुद में क्या है, थोड़ा सुनिएगा। सीड डॉर्मेंट है मतलब जर्मिनेट नहीं हो रहा है, सीधी सी बात। डॉर्मेंट का मतलब इनएक्टिव, डॉर्मेंट का मतलब स्लीपिंग, डॉर्मेंट का मतलब सो रहा है। सीड सो रहा है, सीड इनएक्टिव है, सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता, इसी को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। बात पकड़िएगा। दो टर्म है, एक क्विसेंस, दूसरा डॉर्मेंट। दो टर्म है, एक क्विसेंट या क्विसेंस, दूसरा डॉर्मेंट या डॉर्मेंसी। सीड जर्मिनेट ना होना, सीड का ग्रोथ सस्पेंडेड है, सीड रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन में है। और इसके लिए मैं दो टर्म दूंगा। सीड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अनफेवरेबल है, इसकी वजह से ग्रोथ सस्पेंडेड है। सीड एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर सुटेबल नहीं है सीड के ग्रोथ के लिए, इसकी वजह से सीड का ग्रोथ सस्पेंडेड है, सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है। हम बोलेंगे सीड क्विसेंट स्टेज में है। आप एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल फैक्टर सुटेबल कर दीजिए, क्विसेंट स्टेज हट जाएगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगा। प्रॉब्लम बाहर है, सीड हेल्दी है, सीड जो है मैच्योर है, एम्ब्रियो मैच्योर है, सीड जर्मिनेट कर सकता है बट नहीं कर पा रहा है, सस्पेंडेड ग्रोथ में है सीड। वायबल सीड ऐसा सीड जिसके पास जर्मिनेशन एबिलिटी है बट जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, को हम बोलेंगे सीड क्विसेंट स्टेज में है। लेकिन अगर यही इन्वायरमेंटल सुटेबल है, इन्वायरमेंटल फैक्टर सुटेबल है, एक्सटर्नल फैक्टर सुटेबल है, फिर भी सीड नहीं ग्रो कर पा रहा है, सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, बताइए प्रॉब्लम कहां है, बाहर है या सीड के अंदर? सीड के अंदर है। सीड का जो कवरिंग है वो हार्ड है, वो मैकेनिकली रेजिस्टेंट है। सीड का जो आउटर कवरिंग है इम्परमिएबल है, हार्ड है, मैकेनिकली रेजिस्टेंट है। सीड का एम्ब्रियो इमेच्योर है, फिजियोलॉजिकली वीक है। सीड के ऊपर ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस है। प्रॉब्लम सीड के अंदर है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी कंडीशन चाहिए वो सारे कंडीशन सुटेबल है, फेवरेबल है। प्रॉब्लम है सीड के अंदर, तब नहीं जर्मिनेट कर पा रहा है सीड, सीड डॉर्मेंट है। बात पकड़िएगा। प्रॉब्लम सीड के अंदर नहीं है, बाहर है, सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, सीड क्विसेंट स्टेज में है। प्रॉब्लम सीड के अंदर है, बाहर का कंडीशन फेवरेबल है, सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, सीड डॉर्मेंट है। क्विसेंट स्टेज में है, बाहर के कंडीशन को अच्छा कर दीजिए, सीड जर्मिनेट होगा। डॉर्मेंट स्टेज में है, सीड के अंदर के जो है कंडीशन को ठीक कर दीजिए, सीड जर्मिनेट होगा।
मेंशन करते हैं, स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। सो यहां पर सीड अंडरगोज a period of suspended growth, and does not germinate immediately after its formation. थोड़ा सुनिएगा, यहां पर हमने मेंशन किया सीड जर्मिनेशन इज सस्पेंडेड, seed growth is suspended because of unfavorable environmental condition called quiescence. ठीक है, when seed is provided with suitable environmental conditions like water, like temperature, like oxygen etc. Seed shows germination. सो यहां पर हमने बोला सीड वायबल सीड है, सीड के पास एबिलिटी है जर्मिनेट करने का, बट सीड का जर्मिनेशन रुका है, सस्पेंडेड है, क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो सीड क्विसेंट स्टेज में है, सीड के इस नेचर को हम क्विसेंस नेचर बोल रहे हैं। ठीक है, इरेज करके बात आगे ले चलता हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, सुनिएगा प्लीज। यहां पर क्विसेंस कंडीशन ऑफ सीड comes due to exogenous factor, environmental factor, that is exogenous factor। इसको पकड़ के, ये लाइन को पकड़ के बात आगे रख रहा हूं। सीड इज इन रेस्टिंग या इनएक्टिव स्टेज, सीड इट इज इन रेस्टिंग और इनएक्टिव स्टेज, ग्रोथ या बेटर टू से germination of seed is suspended due to reduced physiological activity, या बेटर टू से ड्यू टू एंडोजिनस कंडीशन। बात पकड़िएगा, प्रॉब्लम सीड के अंदर है। ठीक है, तो सीड रेस्टिंग कंडीशन में है, वाइबल सीड है, बट नहीं जो है जर्मिनेट कर पा रहा है, नहीं ग्रो कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ एंडोजिनस कंडीशन। इट इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, सो because of internal condition within the seed not favoring the seed to germinate या to grow। थोड़ा सुनिएगा, here environmental factor, here
environmental factors are favorable still seed cannot germinate. Seed cannot germinate. तो इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है, सीड नहीं जर्मिनेट कर पा रहा है। समझ में आ ही जा रहा है कि प्रॉब्लम सीड में है। सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, दो सीड हेल्दी है, समझ में आ ही जा रहा है कि प्रॉब्लम बाहर इन्वायरमेंट में है। बाहर इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, सीड क्विसेंट स्टेज में जाएगा। और प्रॉब्लम सीड के अंदर है, बाहर का कंडीशन सुटेबल है, सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, सीड डॉर्मेंट स्टेज में है। समझ पा रहे हो ना? पक्का इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। पता करते हैं यहां पर क्या है एंडोजिनस फैक्टर, एंडोजिनस या इंटरनल फैक्टर्स causing seed dormancy, causing seed dormancy। बात समझिएगा, सीड के अंदर ऐसे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वायबल VIABLE वायबल सीड नहीं ग्रो कर पा रहा है, नहीं जर्मिनेट हो पा रहा है। सो यहां पर मैं बोलूंगा पहला है इम्परमिएबल, या ऐसे लिखे सीड कोट covering of seed coat is hard and impermeable, for gases and water। गैसेस और वाटर सीड के अंदर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। दूसरा हम ले सकते हैं सीड कोट इज मैकेनिकली रेजिस्टेंट, ठीक है। सीड जर्मिनेशन के समय रेडिकल और प्लूमूल का फॉर्मेशन होगा। रेडिकल और प्लूमूल हार्ड मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, दे कैन नॉट कम आउट ऑफ द सीड कोट, रेडिकल एंड प्लूमूल। तीसरा हमने यहां पर लिया ड्यू टू presence of rudimentary and physiologically immature embryo। सीड जर्मिनेशन के समय एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है रेडिकल और प्लूमूल के फॉर्मेशन में है एम्ब्रियो। सीड जर्मिनेट हो रहा है, एम्ब्रियो ही रेडिकल प्लूमूल बनाएगा, बट एम्ब्रियो फिजियोलॉजिकली इमेच्योर है, रूडिमेंट्री है, उसका डेवलपमेंट अभी होना बाकी है, ठीक है। और एक और यहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस, एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं इनसाइड द सीड या नियर द एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो और सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है। इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस, सब्सट्रेट्स ले सकते हैं, लाइक ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सट्रेट या ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस में मोस्ट फेमस बता ही दीजिए, पता ही है आपको, एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। कुछ फिनोलिक्स कंपाउंड का भी नाम लेते हैं, एक केमिकल है फेरोलिक एसिड का भी नाम आता है, एक और कंपाउंड है शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड भी ग्रोथ इनहिबिट करता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड और पैरास्कॉर्बिक एसिड ये भी कंपाउंड्स केमिकल हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। पैरास्कॉर्बिक एसिड in the presence of abscisic acid, phenolics, ferulic acid, short chain of fatty acid, ascorbic and parascorbic acid, ये सब सीड को जर्मिनेट नहीं करने देंगे, ठीक है। सो दीज आर
इंटरनल फैक्टर या एंडोजेनस फैक्टर, इंटरनल या एंडोजेनस फैक्टर, जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंट स्टेज में है। सीड के लिए बाहर का कंडीशन पूरी तरीके से सुटेबल है, बट सीड को ये सारे कंडीशन इंटरनली डॉर्मेंट, रेस्ट, सस्पेंडेड ग्रोथ के कंडीशन में रख रहे हैं। क्लियर है? इरेज करते हैं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं। सीड डॉर्मेंसी है क्या, पता चल गया। सीड डॉर्मेंसी क्यों है, पता चल गया। कुछ मेथड्स की बातें कर लेते हैं। हेडिंग लिया यहां पर, मेथड्स टू ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, मेथड्स टू ब्रेक सीड डॉर्मेंसी so that seed can be made to germinate। ठीक है, सो पहला यहां पर मेथड ले रहा हूं मैं, स्कैरिफिकेशन। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, देखिए सुनिए समझिए। यहां पर मैंने बोला स्कैरिफिकेशन का मतलब ये एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है जहां पर हम हार्ड सीड कोट को मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट को हम सॉफ्ट करेंगे, वीक करेंगे। सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ हार्ड सीड कोट ईदर विद द हेल्प ऑफ नाइफ और विद द हेल्प ऑफ एसिड, बेस एक्सेट्रा। सो केमिकल और जो है नाइफ के थ्रू हम हार्ड सीड कोट को जो है टैप करेंगे सो दैट हार्ड सीड कोट ब्रेक हो जाए। हम सीड को सैंड पेपर के बीच में रख के अब्रेजिंग करेंगे, उसको रगड़ेंगे। एक मेथड और है, बात समझिएगा। सो यहां पर हमने बोला जो है इट इज सॉफ्टनिंग and weakening, softening and weakening of hard seed coat by acids या फिनॉल्स कुछ आते हैं, और by knitting with knife, ठीक है। यहां पर मैंने मेंशन किया हार्ड सीड कोट कैन ऑल्सो बी broken manually by abrasing with sandpaper। तो ये हो गया एक जो है मैन मेड कंडीशन या मैन मेड एक्टिविटी, जहां पर हम मॉइस्ट जो है सीड को एसिड, फिनॉल या नाइफ के थ्रू ब्रेक करने का ट्राई करेंगे, या हम जो है सैंड पेपर के बीच में रख के उसको अब्रेज करेंगे। एंड विगरस शेकिंग भी यहां पर है, एंड विगरस शेकिंग ऑफ सीड। तो ये पहला आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी, जिसमें हम सीड के हार्ड सीड कोट को मैनुअली ब्रेक करेंगे। दूसरा यहां पर हमने लिया स्ट्रैटिफिकेशन में नीड योर अटेंशन, यहां पर हम प्रोवाइड करेंगे सब्जेक्टिंग द सीड टू वेरिएबल periods of low and high temperature या लो का मतलब ये हो गया कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई और लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट स्ट्रैटिफिकेशन है। स्कैरिफिकेशन है नाइफ या सैंड पेपर का यूज करके हार्ड सीड कोट को तोड़ना।
वैसे भी जो है स्केयर का मतलब सुना होगा, डर का एक मीनिंग होता है स्केयर, ठीक है, डर लग रहा है तो स्केयर टर्म आता है, तो नाइफ से डर लगता है, ऐसा मैंने कनेक्ट किया है, सो दैट अगर मुझे नाइफ पता है, नाइफ का यूज करके हार्ड शीट को ब्रेक कर रहे हैं, तो एक टाइप का टर्म आता है स्कैरी सीन आता है ना, सुने होंगे, ये बड़ा डरावना सीन होता है, स्कैरी ऐसा टर्म आता है, तो हमने नाइफ से डर लगता है इसलिए स्कैरिफिकेशन ऐसा हमने कनेक्ट किया है। तो स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। स्कैरी SCARY, स्कैरी का मतलब भी होता है डरावना, नाइफ से डर लगता है, तो नाइफ से हम जो कर रहे हैं सीड के साथ वो आ जाएगा स्कैरिफिकेशन में। बेसिकली कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर विथ ऑक्सीजन अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। इरेज करते हैं, कुछ एक और दो और मेथड्स हैं सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करने का, मेंशन कर देते हैं। एक्सपोजर ऑफ सीड टू लाइट एक्सपोजर भी सीड को जर्मिनेट करने में, सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। और एक मेन है, यहां पर थोड़ा देखिएगा, लो टेम्परेचर प्रेजेंट होना चाहिए, इसके साथ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस लाइक जिब्रेलिन, एक और आता है नाइट्रेट और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना है तो इधर एक्सपोजर ऑफ सीड टू द लाइट हम यूज कर सकते हैं सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, या सीड को लो टेम्परेचर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस से ट्रीट करें। जिब्रेलिन एक आता है और एक नाइट्रेट का नाम फेमस है, HNO3 कहीं कहीं पर आता है, कहीं कहीं पर सिंपल नाइट्रेट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी वैसे हेल्प भी करता है। सीड डोरमेंसी मतलब सीड नहीं जर्मिनेट हो रहा है तो सीड को इनफ टाइम मिल जाएगा मैच्योर होने का, एक एम्ब्रियो को इनफ टाइम मिल जाएगा मैच्योर होने का। दूसरा, सीड डोरमेंसी हेल्प इन स्टोरिंग ऑफ द सीड फॉर वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम, हम फॉर लॉन्गर टाइम सीड को स्टोर करके रख सकते हैं। सीड नहीं जर्मिनेट हो रहा है तो हम उसको जो है किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब हमें हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में सीड को जर्मिनेट करवाना है तब हम सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। सीड डोरमेंसी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी पॉसिबल है, ठीक है। तो सीड डोरमेंसी गिव्स सीड टाइम टू गेट मैच्योर। Seed dormancy help in storing of the seed. Seed dormancy help the seed to transport for we can say longer distance seed dormancy की वजह से, ठीक है। ये था seed dormancy और seed dormancy क्यों होता है और seed dormancy को ब्रेक करने के कुछ जो है मेथड्स। इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट मैं सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड बात करूं उसके पहले कुछ पॉइंट और मेरे माइंड में याद आ गए अभी के अभी, तो सुनिएगा। सीड डोरमेंसी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सीड डोरमेंसी कैन ऑल्सो ब्रोकन बाय सोकिंग ऑफ सीड इन वाटर, बाय सोकिंग द सीड इन वाटर। सीड को हम वाटर में सोक करें फॉर फ्यू टाइम, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, तो जो है सीड कोट वीक हो जाएगा। और एक मैं बोल सकता हूं जो है सीड डोरमेंसी गेट ब्रोकन एंजाइमेटिकली when it passes in the gut of या in the alimentary canal of animals। ठीक है, तो सीड डोरमेंसी एनिमल जब कोई भी फ्रूट या सीड एंगल्फ करता है, खाता है,
तो सीड डॉर्मेंसी जो है जब एलिमेंट्री ट्रैक के थ्रू सीड पास होता है एनिमल के एलिमेंट्री ट्रैक के थ्रू, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी सीड डॉर्मेंसी को हार्ड सीड कोट को ब्रेक कर देते हैं। एक छोटा सा और पॉइंट, सीड डॉर्मेंसी can also broken by microbial activity ठीक है। तो ये कुछ जो है यहाँ पर ये दो जो नीचे वाले मेथड्स हैं इनको हम नेचुरल मेथड बोल सकते हैं, स्कैरिफिकेशन स्ट्रेटिफिकेशन सब आर्टिफिशियल मेथड में आ जाएंगे, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ लाइट, देन लो टेम्परेचर प्लस जिब्रेलिन प्लस ऑक्सीजन, स्कैरिफिकेशन स्ट्रेटिफिकेशन कम्स अंडर आर्टिफिशियल मेथड। एनिमल के गट में एंजाइमेटिकली ब्रेक होगा हार्ड सीड कोट, माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से भी डॉर्मेंसी ब्रेक किया जा सकता है। ये कुछ नेचुरल मेथड हैं, ठीक है। इरेज करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग लिया हमने सीड जर्मिनेशन, सीड डॉर्मेंसी के बाद ही इस स्टोरी को कनेक्ट कर दे रहा हूं। रिजम्पशन ऑफ एक्टिव ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, रिजम्पशन ऑफ एक्टिव ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर अ पीरियड ऑफ सीड डॉर्मेंसी, दैट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। समझाएंगे आपको, थोड़ा सुनिएगा। इट इज resumption of active growth of embryo after a certain period of seed dormancy। बात पकड़िएगा यहां पर, फॉर सीड जर्मिनेशन, for seed germination water, temperature and oxygen are essential, ठीक है। सो सीड रिज्यूम कर रहा है ग्रोथ को वंस द सीड ओवरकम्स द डॉर्मेंसी। सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन की जरूरत है। थोड़ा सुनिएगा। ड्यूरिंग, मैंने यहां पर बोला सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन फर्स्ट स्ट्रक्चर formed is radical that comes out by breaking seed coat। सुनो मैंने क्या बोला, it grows downwardly, establishes in the soil and develops into primary root, which can laterally form taproot system। स्टोरी को यहां से उठा रहा हूं। सीड जर्मिनेशन का पहला स्टेप है इम्बिबिशन ऑफ वाटर। सीड विल एब्जॉर्ब द अवेलेबल वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉलोड बाय formation of radical from the active embryo, followed by coming out the radical comes out of the seed, the radical comes out of the seed by breaking the seed coat, it grows downwardly, radical grow होगा, बनाएगा
प्राइमरी रूट फर्दर ग्रो होगा, बनाएगा टैप रूट। तो पहला होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूट। समझते हैं, इरेज करता हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सीड डॉर्मेंट था, सीड की डॉर्मेंसी हटाई तो एम्ब्रियो एक्टिव ग्रोथ करने लगा। सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन चाहिए। इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर सीड जर्मिनेशन के समय आएगा दैट इज रेडिकल, जो सीड को फोड़ेगा, तोड़ेगा, बाहर निकलेगा और डाउनवर्डली प्राइमरी रूट के फॉर्म में सॉइल में अपने आप को स्टैब्लिश करेगा। इरेज करता हूं, बात आगे रख रहा हूं, समझिएगा प्लीज। फर्स्ट इवेंट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, फर्स्ट इवेंट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन is imbibition, that is absorption of water, absorption of water by hard, dry, solid seed, followed by formation of रेडिकल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वंस द रेडिकल इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी रूट establishes in the soil, then plumule comes out, grows upwardly to form shoot system। तो सीड जर्मिनेशन का पहला इंडिकेशन सीड जर्मिनेशन का पहला इंडिकेशन सीड जर्मिनेट हो रहा है रेडिकल का फॉर्मेशन। उसके बाद एक बार रेडिकल अपने आप को सॉइल में इस्टेब्लिश कर लिया, तब प्लूमूल बनेगा। प्लूमूल जो है सीडलिंग बनाएगा, कुछ जो है नए नए लीफ आएंगे एक्सेट्रा। बात आगे बढ़ेगी और सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन क्या क्या होगा, बात समझिएगा। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन सेल डिवीजन, सेल एक्सटेंशन एंड मेनी एक्टिव फिजियोलॉजिकल या मेनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अकर। बात ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन रेस्पिरेटरी रेट हाई रहेगा क्योंकि एनर्जी का डिमांड सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो जो ड्राई सॉलिड ड्राई सीड है, वाटर एब्जॉर्ब किया, हमने बोला इम्बिबिशन ऑफ वाटर हुआ। रेडिकल आया, रेडिकल स्टैब्लिश हुआ, प्लूमूल आया, शूट बनाया। ठीक है, तो ये सीड जर्मिनेशन के कुछ पॉइंट है। सीड जर्मिनेशन के समय एम्ब्रियो भर भर के डिवाइड करेगा, सेल का एक्सटेंशन होंगे, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगे। स्टोर्ड फूड इन द सीड को ब्रेक किया जाएगा। जिब्रेलिन का रोल यहां पर आता है, सुना है आपने जिब्रेलिन के जो है फंक्शन में। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन जिब्रेलिन स्टोर्ड फूड को जो है ब्रेक करेगा बाय एक्टिवेटिंग सर्टेन इन मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, इन सारे एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है। बात क्लियर है? ठीक है, सो ये पॉइंट एक हो गया। और एक पॉइंट मेंशन करते हैं, सुटेबल टेम्परेचर। सुन लो ना जरा, हम क्या बोल रहे हैं। सुटेबल टेम्परेचर फॉर सीड ग्रोथ,
सुटेबल टेम्परेचर फॉर सीड ग्रोथ है 25 से 35 डिग्री सी, ठीक है, फॉर सीड ग्रोथ। तो 25 टू 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर जो है पहले मेंशन किया, उसका रेंज भी यहां पर हमने बता दिया, ठीक है। सो इम्बिबिशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, फॉलोड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेडिकल इन द सॉइल, डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी रूट, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ the plumule grows upwardly, radical grows downwardly, radical forms taproot system, plumule forms shoot system। और सीड जर्मिनेशन के समय सीड जो है सेल का डिवीजन होगा, सेल का एक्सटेंशन होगा, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट इज हाई, रेस्पिरेटरी रेट इज वेरी हाई ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। क्लियर है बात? पक्का? इरेज करते हैं। दो डिफरेंट मेथड हैं या दो अलग तरीके से सीड जर्मिनेट होता है, यहां पर मेंशन कर रहे हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। समझिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बट सुन के रखिए। पहला है इपिजियल सीड जर्मिनेशन। पहला हमने लिया इपिजियल सीड जर्मिनेशन। ये दो काइंड ऑफ सीड जर्मिनेशन है विथ रेफरेंस टू जो सीड का कॉटिलिडन है, वो सीड जर्मिनेशन के समय सीड का कॉटिलिडन सीड जर्मिनेशन के समय इनसाइड द सॉइल मेंटेन रहेगा या अबव द सॉइल आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इपिजियल सीड जर्मिनेशन में होगा क्या, यहां पर रेडिकल ग्रोज फर्स्ट and faster than the plumule, thus cotyledon of seed comes out of the ground, comes out of the soil। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल लें, कुकुरबिट्स हो जाएंगे, कुकुम्बर और वाटरमेलन एक्सेट्रा, कैस्टर हो जाएगा, ठीक है, अनियन हो जाएगा, टैमरिंड हो जाएगा, एक्सेट्रा। सिंपल सा कॉटिलिडन सॉइल के बाहर आ गया सीड जर्मिनेशन के समय, ऐसा सीड जर्मिनेशन इपिजियल है। एक जस्ट रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाएं तो अगर मैं मानूं ये है सीड के अंदर ये है एम्ब्रियो, सीड जर्मिनेट हुआ, बनाया नीचे की तरफ रेडिकल और बनाया ऊपर की तरफ प्लूमूल, रेडिकल और प्लूमूल बना। ये जो रेडिकल है इट इज ग्रोइंग फास्टर देन द प्लूमूल। थोड़ा सुनिएगा, due to faster growth of the radical, the cotyledon of seed comes out, ठीक है। तो ये रेडिकल का फास्टर ग्रोथ जिसकी वजह से जो है कॉटिलिडन कम्स आउट, इतना ही समझना है, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा भी बोला जाता है कि जब रेडिकल ग्रो होता है तो ये बेंड हो जाता है, बेंड होने की वजह से जो है प्रेशर, जब बेंड हो जाएगा मतलब ये रेडिकल है, रेडिकल कुछ ऐसा बेंड हो गया, रेडिकल का हाइपोकोटाइल पार्ट रेडिकल के टिप पर जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसको सॉइल के फ्रिक्शन से बचाने के लिए रेडिकल बेंड हो गया, एपिकल हुक का फॉर्मेशन हुआ। अब रेडिकल का ग्रोथ हाई है, रेडिकल ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये जो पार्ट ऑफ द रेडिकल सॉइल के कांटेक्ट में है, सॉइल को नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा जिसकी वजह से रिवर्स प्रेशर कॉटिलिडन पर लगेगा और कॉटिलिडन धीरे धीरे इट विल कम आउट ऑफ द सॉइल,
ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक ऑफ रेडिकल, फास्टर ग्रोथ ऑफ द रेडिकल, रेडिकल का फास्टर ग्रोथ एपिकल हुक फॉर्मेशन की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा है, सॉइल को नीचे की तरफ जितना प्रेशर नहीं लगेगा उससे कहीं ज्यादा जो है प्रेशर अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड प्रेशर कॉटिलिडन को धीरे धीरे सॉइल के ऊपर भेजेगा। द कॉटिलिडन कम्स आउट सीड जर्मिनेशन के समय, तो हम बोलेंगे इपीजियल टाइप का सीड जर्मिनेशन हुआ। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। सेकेंड यहां पर रख रहे हैं हम हाइपोजियल, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। अच्छा, इपीजियल सीड जर्मिनेशन में मस्टर्ड और बीन को भी एग्जांपल ले सकते हैं। सो इपीजियल सीड जर्मिनेशन, ESG इपीजियल सीड जर्मिनेशन एग्जांपल में हम मस्टर्ड और बीन को भी शामिल कर रहे हैं। दो एग्जांपल याद आ गए। फिर हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन जस्ट अपोजिट इपीजियल सीड जर्मिनेशन होगा। यहां पर प्लूमूल ग्रोज फर्स्ट एज वेल एज फास्टर। ठीक है, दिस कॉटिलिडन, कॉटिलिडन रिमेन इनसाइड द सॉइल। इपीजियल, इपी का अगर आप मतलब रख सके माइंड में, मैंने रखा है, आप भी रख सकते हो। इपी का मतलब बेसिकली अबव होता है, कहीं कहीं पर जो टर्म चेंज हो जाते हैं, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। वेल, बायोलॉजी में इपी का जर्नल मीनिंग होता है अबव और हाइपो का जर्नल मीनिंग होता है डाउन। सो जीएल दोनों में कॉमन है, जीएल को मैं जो है अर्थ से कनेक्ट कर ले रहा हूं। ठीक है, तो हाइपो का मतलब डाउन, जीएल का मतलब अर्थ, अर्थ के अंदर है। इपी का मतलब अबव द अर्थ, ऐसा अबव द सॉइल, अबव द ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं याद रखने के लिए। सो इसमें आ जाएगा जो है एक एग्जाम्पल मेज ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैंगो ले सकते हैं। ठीक है, ग्राम हो सकता है, एक राइस ले लिया हमने, एक एग्जाम्पल ग्राउंड नट ले लिया। ठीक है, ग्राउंड नट एक्सेट्रा। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो रहा है, बात समझिएगा। इपीजियल का अपोजिट ई है सीड, यहां पर बना रेडिकल, ऊपर बना प्लूमूल। अब प्लूमूल का ग्रोथ फास्टर है। सेम एक स्टोरी समझाना चाहूंगा। यह है सीड का कॉटिलिडन और सीड का एम्ब्रियो। प्लूमूल फास्ट ग्रो कर रहा है। प्लूमूल में होता है फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक, सो दैट प्लूमूल के टिप पर जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो सॉइल के फ्रिक्शन से ब्रेक ना हो। रेडिकल धीरे 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 डाउनवर्ड ग्रो हो रहा है। फास्टर ग्रोथ ऑफ प्लूमूल अपवर्ड ही होगा। प्लूमूल एपिकल हुक फॉर्मेशन की वजह से जो सॉइल के कांटेक्ट में पार्ट ऑफ प्लूमूल है उसका एरिया थोड़ा बड़ा है। अब प्लूमूल जितना ज्यादा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा उतना ज्यादा वो सॉइल को ऊपर की तरफ जो है प्रेशर डाल के हटाना चाहेगा, बट सॉइल तो जो है कंपैक्ट है, ज्यादा तो जो है सॉइल को जो है सडनली हटा नहीं पाएगा। सो मोर प्रेशर exerted by plumule because of faster growth in turn कॉटिलिडन या सीड पर लोअर साइड प्रेशर आएगा। जितना ऊपर की तरफ प्लूमूल सॉइल पर प्रेशर डालेगा उतना ही कॉटिलिडन या सीड पर लोअर साइड प्रेशर पड़ेगा और सीड इनसाइड द सॉइल मेंटेन रहेगा। हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, बात क्लियर है? इतना ही समझना है। इरेज करते हैं। एक अजीबोगरीब टाइप का सीड जर्मिनेशन, हवा में सीड जर्मिनेट हो रहा है। सीड को सॉइल की जरूरत है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए सीड जर्मिनेशन को सॉइल की जरूरत, क्योंकि अगर सीड सॉइल में जर्मिनेट होने का ट्राई करेगा तो नहीं जर्मिनेट हो पाएगा। हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव प्लांट की। मैंग्रोव प्लांट सलाइन एरिया में ग्रो करते हैं।
सलाइन एरिया में जो सॉइल है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेस होता है। मैंग्रोव प्लांट का एग्जाम्पल कहीं और आया है क्या? मैंग्रोव प्लांट एज एग्जाम्पल और कहीं मेंशन हुआ है? याद करो, बहुत समय पहले की बात है। हम आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर सिखा रहे थे, बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बात। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपको याद है न्यूमेटोफोर, रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर मैंग्रोव प्लांट में सीड जर्मिनेशन जैसे होता है उसको हम बोलते हैं विविपेरी। क्या बोलते हैं? विविपेरी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विविपेरी, it is a kind of germination of seed when the seed still attached with parent plant and getting nourishment from the parent. Generally seed germination होता है after detachment of seed from the parent plant, falling of seed on the ground, nourishment ground से मिलेगा, everything जो उसको चाहिए, माइक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट एक्सेट्रा। विथ रेफरेंस टू एपीजियल और हाइपोजियल हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड की। थोड़ा सुनिएगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड व्हेन seed still attached with parent plant and getting nourished by parent plant होना भी चाहिए। सीड अभी फ्रूट में है, सीड है अभी फ्रूट में, फ्रूट है अटैच्ड प्लांट से, फ्रूट नीचे नहीं गिरा, सीड नीचे नहीं गिरा, सीड और फ्रूट पेरेंट प्लांट के टच में है, अटैच में है, सीड जर्मिनेट होना चालू कर गया। और सुनिएगा, इट इज फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट। कुछ 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल है राइजोफोरा, नेक्स्ट मैंने लिया सोनेरेसिया, नेक्स्ट हमने लिया सीरियोप्स, नेक्स्ट हमने लिया एबिसिनिया, नेक्स्ट हमने लिया ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो विविपेरी टाइप का सीड जर्मिनेशन फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट। थोड़ा सुनिएगा, मैंग्रोव प्लांट्स grow in salt rich soil which is oxygen poor। तो सुनिएगा, seed while still present inside the fruit start germinating and forms radicle and plumule। that is हम बोल सकते हैं स्मॉल सीडलिंग। थोड़ा सुनिएगा, जैसे सीडलिंग ग्रो करता जाएगा, नए नए लीफ आते जाएंगे, रूट का लेंथ बढ़ता जाएगा, शूट का लेंथ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेट ऑफ द प्लांटलेट इंक्रीज होगा। वेट ऑफ द प्लांटलेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, प्लांटलेट इन द सॉइल फॉल डाउन। यही स्टोरी है। एज the seedling grows, weight of seedling बोलो या seedling बाद में plantlet में कन्वर्ट हो जाएगा, weight of plantlet increases and laterally well formed
वेल फॉर्म्ड प्लांटलेट फॉल इन द सॉइल, सॉइल में गिरेगा, रेडिकल ने टैप रूट बनाया था, टैप रूट ग्रो हो रहा था, शूट सिस्टम ग्रो हो रहा था, वेट ऑफ द प्लांटलेट इंक्रीज हो रहा था, इनफ वेट होने के बाद वो नीचे गिरा, डिटैच हो गया पेरेंट प्लांट से, पेरेंट प्लांट से एक वेल ग्रोन प्लांटलेट डिटैच हुआ। तो सीड का जर्मिनेशन पेरेंट प्लांट में ही हो रहा है, पेरेंट प्लांट के ऊपर हो रहा है। नरिशमेंट जो भी लेना है पेरेंट प्लांट ही देगा, विविपेरी। ये स्टोरी को हम कंगारू से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कंगारू में जो है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, स्टिल वो डिपेंड होता है मदर पर। ऐसा कुछ स्टोरी जूलॉजी में आपको सुनाई देगा, वहां पर भी जूलॉजी में है ना, ओविपेरस विविपेरस ऐसा टर्म आता है, जूलॉजी में आप सीख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा जूलॉजी में विविपेरस है, वैसा बॉटनी में विविपेरी है, सीड जर्मिनेशन को लेके, जहां पर सीड को थोड़ा ग्रो होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए, थोड़ा डेवलप होने के लिए पेरेंट प्लांट की जरूरत है, क्योंकि सीड जहां पर ग्रो हो रहा है, या जो पेरेंट प्लांट है जहां पर ग्रो हो रहा है, वहां पर सॉइल में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है। अगर सीड सॉइल में गिरा तो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगा। बात क्लियर है? तो ये रहा विविपेरी। बोलो बोलो तो सही, समझा कि नहीं? मुझे बताइए, बताइए जल्दी से, क्या विविपेरी एनुअल प्लांट्स पर एप्लीकेबल हो सकता है? सोचो, बताओ बताओ। एनुअल प्लांट्स या बाइनियल प्लांट्स, बेटर टू से मोनोकार्पिक प्लांट। एनुअल प्लांट या बाइनियल प्लांट या मोनोकार्पिक प्लांट, ऐसे प्लांट जिनका लाइफ स्पैन 3 to 4 मंथ है, ऐसे प्लांट जिनका लाइफ स्पैन 2 years है, ऐसे प्लांट जो जुवेनाइल, अडल्ट और रिप्रोडक्टिव फेज में एक ही बार जाएंगे और बाद में पूरा का पूरा प्लांट डाई हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसे प्लांट जिनका लाइफ स्पैन, या बेटर टू से सिंपल लैंग्वेज में, मोनोकार्पिक का मतलब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक ही बार होगा। पेरेंट प्लांट एक बार फ्लावर बनाएगा, फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, पेरेंट प्लांट टपक जाएगा। ऐसे प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट या एनुअल प्लांट, वही सेम हो गया। एनुअल प्लांट ग्रो किया, जुवेनाइल स्टेज में आया, अडल्ट स्टेज में आया, ओल्ड स्टेज में आया, प्लांट टपक गया। पेरिनियल प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट, पेरिनियल प्लांट जिनका लाइफ स्पैन मोर देन 2 year है, पॉलीकार्पिक प्लांट ऐसे प्लांट जो एक से ज्यादा बार फ्लावर और फ्रूट बनाएंगे। फ्लावर और फ्रूट बना, नीचे गिरा, नेक्स्ट ईयर फिर से फ्लावर और फ्रूट बना, नीचे गिरा, फिर से फ्लावर और फ्रूट बना, हार्वेस्ट होता गया। पॉलीकार्पिक मैं बात कर रहा हूं ऐसे प्लांट जिनका लाइफ स्पैन 1 year है, या 3 to 4 मंथ है, या 2 year है, अपने लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे, देन पूरा का पूरा प्लांट सेनेसेंट हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, मर जाएंगे। ऐसे प्लांट पर विविपेरी एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विविपेरी के लिए, विविपेरी बोल क्या रहा है, सीड का जर्मिनेशन when the fruit स्टिल अटैच्ड विथ द पेरेंट प्लांट। सीड फ्रूट के अंदर बनेगा, फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट हो रहा है, यह फ्रूट पेरेंट प्लांट से स्टिल अटैच्ड है। सीड जर्मिनेशन के समय जो भी नरिशमेंट चाहिए देगा पेरेंट प्लांट के लिए, पेरेंट प्लांट का सरवाइव होना मस्ट है ना। पेरेंट प्लांट, विविपेरी के लिए पेरेंट प्लांट का प्रेजेंस तो मस्ट है ना, तभी तो विविपेरी हम बोलेंगे ना। सीड पेरेंट प्लांट पर जर्मिनेट हो रहा है। एनुअल प्लांट या मोनोकार्पिक प्लांट एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, एक बार फ्रूटिंग और सीड फॉर्मेशन होगा, पूरा का पूरा पेरेंट प्लांट तो टपक गया, पूरा का पूरा पेरेंट प्लांट तो मर गया। सीड
पेरेंट प्लांट पर जर्मिनेट होगा, इसके लिए पेरेंट प्लांट का जिंदा रहना, लिविंग कंडीशन में रहना मस्ट है ना। एनुअल प्लांट मर जाएंगे, मोनोकार्पिक प्लांट एक ही बार सीड और फ्रूट और फ्लावर बना के मर जाएंगे। तो क्या मैं बोलूं विविपेरी नहीं एप्लीकेबल है? विविपेरी नहीं हो सकता है मोनोकार्पिक, एनुअल और बाइनियल प्लांट पर, क्योंकि एनुअल, बाइनियल, मोनोकार्पिक प्लांट में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन एक बार होगा, देन द पेरेंट प्लांट विल डाई। क्लियर है? विविपेरी एप्लीकेबल है बेसिकली मैंग्रोव प्लांट के लिए, जो कि पॉलीकार्पिक है, पेरेनियल है, लाइफ स्पैन 2 साल से ज्यादा। पॉलीकार्पिक का मतलब थ्रू आउट लाइफ स्पैन मोर देन 1 टाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगा, पेरेंट प्लांट सरवाइव करता रहेगा। क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो हमने इस वीडियो लेक्चर में सीड डोरमेंसी के पीछे क्या इंडिजिनस फैक्टर है, कैसे ब्रेक करेंगे, सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड बातें की। रिमाइंड करिए माइंड में सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन को लेकर कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। एक छोटा सा करेक्शन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्कैरिफिकेशन हेडिंग में हमने केमिकल यूज किया था, केमिकल में एसिड, फिनॉल की जगह पर प्लीज मेंशन करिएगा अल्कोहल। एसिड, अल्कोहल और नाइफ का यूज होता है स्कैरिफिकेशन मेथड में टू ब्रेक द सीड डोरमेंसी। ठीक है? सो फिलहाल के लिए, अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।